हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और पेपर करेंगे। BEGC 133 करने वाले हैं, ब्रिटिश लिटरेचर जिसका नाम है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो तो हम करेंगे ही लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आएंगे आपको जो करने होंगे और 100 वर्ड्स में आपको वो लिखने होंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो यू कैन सी द ब्रिटिश नॉवल इन द 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश नॉवल था उसके बारे में आपको बताना है। क्या उसमें अच्छा था, क्या उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसमें मिस पॉइंट्स थे, वो सारे आपको बताने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, आपको लिखना है कि इन 19th सेंचुरी द 19th सेंचुरी इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज। गोल्डन एज, ठीक है। गोल्डन एज किसका? ब्रिटिश नॉवल का। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एरा द नॉवल बिकेम द लीडिंग लिटरेरी जेनर इन ब्रिटेन। ठीक है, evolving from the early 19th century romanticism, ठीक है, into the Victorian realism that dominated the mid to late century। ओके, तो इतना सा हम इसके इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स रहे थे उस टाइम वो भी आप बता देना। जैसे जेन ऑस्टिन हो गए, चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, ऑस्कर वाइल्ड। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख देना। इनकी जो जेन ऑस्टिन की जो बुक थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, और एमा हो गया एक, एमा मैं लिख देती हूँ। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स के बारे में थोड़ा सा बता देना। ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो इन्होंने लिखा था। फिर जॉर्ज एलियट के थोड़ी सी बता देंगे आप। मतलब जो भी राइटर्स हैं इनकी एक एक बुक का नाम लिख देना आप। थॉमस हार्डी हो गए, ठीक है, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द उर्विल्स, और जूड द ऑब्सक्योर, ट्रेजिक रियलिज्म, फेट हो गया। इन्होंने ये जो चीज़ें लिखी थी। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बता देना, पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे और डिकेंस, ये सारी चीज़ें बता देंगे आप। ठीक है, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे इसके 19th सेंचुरी के नॉवल के बारे में, वो भी हम बता देते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख देंगे। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताएंगे। रियलिज्म एंड सोशल कमेंट्री, डीप डाइव्स इनटू एवरीडे लाइफ एक्सपोजिंग इंडस्ट्रियल हार्डशिप, पुअर्टी हो गया। ठीक है, पुअर्टी, क्लास स्ट्रगल्स, इसके बारे में बता देंगे आप। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। द एक्सप्लोर्ड द इफेक्ट ऑफ मॉडर्निटी, अर्बन लाइफ, ठीक है, अर्बन लाइफ, और कैपिटलिज्म ऑन इंडिविजुअल्स। तो हर इंसान पर, हर एक इंडिविजुअल पर कैपिटलिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो आप बताएंगे। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट इंट्रिकेट साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और ऑफन इन इवॉल्विंग थ्रू ट्रायल्स लाइक इलियट और डिकन्स की बात कर लेंगे हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब जेनर्स, सेंसेशन, फिक्शन, एडवेंचर, ठीक है, साइंस फिक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख देंगे। साइंस फिक्शन की बात कर लेंगे, एडवेंचर की बात कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा सेंसेशन, फिक्शन, ओके, मोरालिटी एंड एथिक्स। Intense focus in 19th century, intense focus on ethical dilemmas and societal norms। ओके, तो ये हमारा एक शॉर्ट नोट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट बनने वाला है, वो है फेट एंड चांसेस इन द प्लॉट ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, मैडिंग क्राउड में फेट और चांसेस का जो प्लॉट रखा गया था, जो एक पार्ट था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे थॉमस हार्डीज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फेट एंड चांसेस एक्ट एज पावरफुल, ठीक है, powerful and often indifferent forces that override human will to shape the lives of the characters. While the novel concludes more optimistically than Hardy's later works, the plot relies, जो हम बात कर रहे हैं, the plot relies heavily
on coincidences and cruel caprice टू ड्राइव इट्स सेंट्रल ट्रेजेडीज़। ठीक है, इतना सा आप इंट्रोडक्शन में लिख देना। उसके बाद हम एक एक करके बात कर लेते हैं। फेट के बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा। इसमें आपको बताना है कि जो हार्डी हैं ही ऑफन यूजेस नेचर, ठीक है, नेचर को यूज़ करते हैं एज एन एजेंट ऑफ फेट, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इनडिफरेंसेस टू ह्यूमन सफरिंग के बारे में, ठीक है। तो थॉमस हार्डी जो बताना चाह रहे हैं फेट के बारे में, तो उसमें एक पॉइंट मैं लिख देती हूँ, द ग्रेट स्टॉर्म, ठीक है, द ग्रेट स्टॉर्म। इसमें आप बताएंगे कि अ मासिव थंडर क्लाउड एंड लाइटनिंग टेस्ट दैट बाशेबा एंड गैब्रियल्स रेजिलेंस, ठीक है, वाइल गैब्रियल्स स्किल सेव्स द हार्वेस्ट, द स्टोन highlights the vulnerability of human efforts against natural forces. ओके, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे द डिस्ट्रॉयड ग्रेव, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि आफ्टर फैनीज डेथ, जब फैनी की डेथ हो जाती है ना, फैनीज डेथ, a remorseful Troy plants flowers on her grave only for a cruel accident in the form of a water spout to wash them away. That symbolizing the futility of his late coming devotion. ठीक है, इतना सा हम फेट के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट हमें बताना है चांसेस के बारे में, चांसेस कह लो या कोइंसिडेंस कह लो, उसके बारे में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। या की इंस्टेंसेस ऑफ चांसेस के बारे में बता देंगे। तो पहला पॉइंट आएगा गैब्रियल्स ओक रोइन, ठीक है। दिस नॉवल बिगिंस विद अ कैटास्ट्रोफिक स्ट्रोक ऑफ फेट, ठीक है, व्हेन गैब्रियल्स यंग इनएक्सपीरियंस्ड sheepdog drives his entire flock over a cliff. This accident loss of his livelihood forced him to seek work as a humble shepherd, eventually leading him to Bathsheba's farm. ठीक है, तो गैब्रियल्स ओक रोइन के बारे में बता देंगे। सेकंड फॉर्म में पॉइंट लिखेंगे हम फैनी रॉबिन्स मिस्ड आएगा ये यहाँ पर, मिस्ड वेडिंग, ठीक है। तो इन अ पाइवोटल फेटफुल इंसिडेंट्स फैनी वेट्स एट द रॉन्ग चर्च, ठीक है, रॉन्ग चर्च में वो वेट कर रहा होता है फैनी की वेडिंग के लिए, ठीक है, all saints instead of all souls for her wedding to Sergeant Troy. This simple geographical error prevents their marriage and sets off a chain of events leading to her desituation to and death, ठीक है, ये आप बता देंगे यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे द फेटफुल वैलेंटाइन। Bathsheba impulsively sends an anonymous valentine to the reclusive farmer Boldwood, ठीक है, after a game with a Bible and a key. This act of chance transforms Boldwood from a stoic man into an obsessive lover, eventually leading to his psychological collapse and the novel's violent climax. ठीक है, इतना से लिख देना। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे ट्रॉयज अनएक्सपेक्टेड रीअपियरेंस, ओके, या Troy is believed to have drowned after being swept out of sea, but the return at the nick of time, ठीक है, nick of time, just Bathsheba is about to commit to Boldwood. This ill-timed return जो था वो ट्रिगर करता था the final tragedy where the Boldwood shoots Troy dead, ठीक है। तो ये दो इंसिडेंट्स थे जिसमें आपको चांसेस के बारे में बताना है एक तो, और एक आपको बताना है फेट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, आप करके जाना है इसको।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेन थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम मोटिव द अर्थर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में हम बता देना आप कि टेनिसन्स द मोटिव द अर्थर इज एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन, ट्रेंस एंड ट्रांजिशन। ठीक है, द ओल्ड ऑर्डर yielding टू द न्यू, morality and laws, enduring power of friendship and duty, and the struggle between ideas, and human frailty, all framed by King Arthur's dying moment and his acceptance of fate and next world. Okay, that was reflecting Victorian anxieties about fate, progress, and the passing of eras. ओके, अब जो इसमें मेजर थीम्स थे उस टाइम के वो हम बात कर लेंगे। यहाँ पर मेजर थीम्स लिख लेंगे एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें, तो पहला हमारा पॉइंट होगा था पासिंग ऑफ एन एरा। आर्थर रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन एज ऑफ chivalry and his death signifies the end of that ideal world. Okay, making way for new times and men, a concept of natural inevitable changes. Okay, then mortality and afterlife. This poem focus on Arthur's acceptance of his death, ठीक है, and his journey to Avalon, or symbolizing spiritual renewal or a transition to a higher plane. Duty versus desire. Sir Bedivere reluctance to throw Excalibur back into the lake embodies the human struggle between loyalty versus ड्यूटी। एक तो होता है लॉयल्टी, किसी काम के लिए लॉयल रहना, एक होता है ड्यूटी कि एक किसी भी काम को अपनी एक ड्यूटी समझ के करना। ठीक है, एंड रिटर्निंग द स्वॉर्ड एंड पर्सनल डिज़ायर्स दैट कीपिंग द मैजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, then idealism versus reality. This poem contrasts the glorious ideals of the round table with the messy reality of human weaknesses, ठीक है, और treachery like murders and the eventual collapse of order, a common Victorian concern. Faith and providence. Authors के जो फाइनल वर्ड्स थे वो एम्फोसाइज करते हैं दैट गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज एंड दिस थिंग अर्जिंग acceptance that the loss of the old order serves a greater divine purpose. ठीक है, divine purpose, a comfort for a changing world. Then last है friendship and loss. This poem was written partly in grief for his friend Arthur Hallam. Tennyson जो है वो he uses Arthur's farewell to Bedivere to explore deep loss, ठीक है, deep loss and the sorrow of parting from beloved companions. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लेना, आपका आंसर बन जाएगा आराम से। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे ना, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसको इस आंसर को अच्छे से अपने आप मतलब इजीली आप लिख लोगे। चलिए नेक्स्ट हम करने वाले हैं राइट शॉर्ट एसेज ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अराउंड 200 वर्ड्स। अब आप जो लिखने वाले हैं ना वो आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। अभी तक हम 100 वर्ड की बात कर रहे थे और ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 शॉर्ट नोट आपने लिखने हैं, कोई भी 2 आपको लिखने होंगे, ठीक है। सो इसमें से हम पहला करने वाले हैं जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ना इसको आपको जस्टिफाई करना है कि ये इस नाम को जस्टिफाई करना है। सो इसमें हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे थोड़ा सा। इंट्रो में आप लिखेंगे कि दिस टाइटल द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ। सो दिस आर्म एंड द मैन, ठीक है, दिस इज जस्टिफाइड एज एन आयरनिक
allusion to the opening line of जो वर्जिल्स हैं, वर्जिल्स क्लासिक एपिक द एनियड, ठीक है, which translate to while Virgil uses the phrase to glorify war and the heroic deeds of Aeneas, George Bernard Shaw जो है वो he employs it to satirize and debunk romanticized notions of military heroes and love. ओके, सो अब मैं कुछ टॉपिक लिख देती हूँ, इसमें हेडलाइन डाल देती हूँ एक थीम, थीमेटिक जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो हमें जस्टिफाई करना है ना कैरेक्टर को, सॉरी इस नाम को। तो इसमें पहला हम टॉपिक लिखेंगे क्रिटिक ऑफ वॉर। सो जो है शो, ही यूजेस द वर्ड आर्म्स to represent the reality of warfare versus its romanticized image. He contrasts the heroic cavalry charge of Sergius, described as foolhardy or nearly suicidal, with the pragmatic approach of Captain Bluntschli, who famously carries chocolates instead of cartridges. So, this play demonstrates that successful uh, warfare relies on professional efficiency rather than the poetic bravery found in epics. होता है ना? Then man over weapons. So this title emphasized the man as a realistic human being rather than a mythical hero. ठीक है, कोई mythical hero नहीं यहाँ पर शो किया जा रहा है, यहाँ पे एक रियल मैन की तरह उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है. Bluntschli represents this new man as a professional mercenary who values survival or practical results over abstract honor. In the final lines, what a man acknowledged that suggesting that true manhood lies in realism and competence rather than theatrical bravado. A double meaning of arms. This title also subtly puns on arms as a symbol of romantic affection. ठीक है, so the play explores the arm, इन जो बात कर रहे हैं हम, of lovers, ठीक है, satirizing the higher love between Raina और Sergius as a performance that eventually dissolved in favor of more practical, honest relationship. That's it. Then anti-romantic stance by borrowing a phrase from a poem that celebrates war, Shaw signals his intent to do the opposite. This title sets up the expectation of traditional heroism that the play systematically dismantles through comedy and social attire. बस इतना लिख देना आप. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज टेनिसन कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंटेशन पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज. ओके, सो कि टेनिसन को विक्टोरियन पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोएट क्यों बुलाते थे. ठीक है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, is considered the most representative poet of the Victorian age. Okay, because his work serves as a mirror. किस चीज़ का mirror? Mirror to the era's complex social, scientific, ठीक है, scientific and spiritual transition, etc. Appointed poet laureate in 1850, he became the official voice of the nation, capturing the spirit of the time not just in fragments but in the
मैनीफोल्ड वैरायटी, मैनीफोल्ड वैरायटी। ओके, सो अब इनको क्यों बुलाया गया था, अब हमें इसका भी तो आंसर करना है ना। तो उसके लिए हम पहला पॉइंट लिखेंगे, द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा विक्टोरियन के बारे में हम बताना, कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, कि टेनिसन जो है वो एप्टिमाइज़ करते हैं द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का। उसके बारे में आप लिखेंगे कि द एफर्ट, इसका मतलब क्या था बाय द वे, इसका बता देती हूँ कि द एफर्ट टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग फोर्स रादर दैन एम्ब्रेसिंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अब इसी में पहला पॉइंट लिखेंगे साइंस एंड रिलीजन के बारे में बता देना कि ही ग्रैपल्ड विद द स्पिरिचुअल unhavel caused by advancement in geology and evolutionary science like Darwinism that challenged uh, biblical creation stories in masterpieces like Memoriam, and he explores honest doubt, ठीक है, while ultimately affirming a faith in the immortality of the soul. Democracy versus aristocracy. Though an aristocracy by upbringing, he recognized the rising democratic spirit of the masses. ठीक है, he advocate for slow, ordered progress rather than revolutionary chaos. तो ये दो पॉइंट हमारे ये हो जाएंगे। सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑन नेशनल आइडियल्स। His poetry celebrates the values that defined Victorian Britain's identity. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें लिखेंगे पेट्रियटिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। एज ही द पोएट लॉरेट ही ग्लोरिफाइड ब्रिटिश मिलिट्री, हम यहाँ ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ही ग्लोरिफाइड ब्रिटिश मिलिट्री करेज इन वर्क्स लाइक द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, or his poem Ulysses is often viewed as a symbol of the Victorian passion for exploration, colonial expansion, or the unquenchable thirst for new knowledge. Law and Order. Tennyson had a deep-seated horror for anarchy. Okay, his work emphasizes डिसिप्लिन की बात करते हैं वो, ठीक है, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। ही रोट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेसी and the changing social order, balancing traditional values with modern realities, often stressing duty, order, and progress. Then he talks about human condition. Tennyson explored universal themes of love, ठीक है, and losses in mortality and the search for meaning, making his work deeply personal yet universally Victorian. फोर्थ पॉइंट है बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। टेनिसन जो है ही यूनिकली बैलेंस्ड रोमांटिक subjectively with Victorian realism, bridging individual emotion with collective societal concerns, striving for harmony in a turbulent world. ठीक है, सो इतना ये सारे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 200 पॉइंट में लिखना है तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका बहुत अच्छा सा एक आंसर बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 300 वर्ड्स। ठीक है, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है ना, इसमें से आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसमें से कोई एक करना है।
ठीक है, मैं दोनों करवा रही हूँ क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सो पहले हम करेंगे राइट अ क्रिटिकल ऐसे ऑन द मेजर कैरेक्टर्स इन फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। इसको देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि थॉमस हार्डीज ओके, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड functions as a psychological study of desire, ठीक है, desire and societal या social mobility set, ठीक है, against the unforgiving backdrop of rural praxis. The narrative is driven by the interplay between four major characters whose fates are determined by the coalition of their distinct temperaments. ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हम Bathsheba Aberdeen, The Struggle of Autonomy. Bathsheba is a modern heroine defined by her fierce independence and vanity. ठीक है, अनलाइक द टिपिकल विक्टोरियन फीमेल प्रोटोगोनिस्ट होते हैं ना, तो शी मैनेज हर ओन फार्म्स, अपने फार्म्स को खुद ही मैनेज करती है, असर्टिंग हर सेल्फ इन द मेल डोमिनेटिंग कॉर्न मार्केट। हर कैरेक्टर arc is a painful transition from impulsive self-sufficiency to a withered understanding of companionship. Her initial refusal of Gabriel Oak, जो गैब्रियल को जब वो मना कर देती है, Gabriel Oak is not merely a plot point but an assertion of her identity. She famously states that she hasn't a husband because she wants someone to tame. ठीक है, she wanted someone to tame, yet fears losing her freedom. सेकंड, इसमें एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हैं कि हर सब्सिक्वेंट मैरिजेस, वन बोर्न ऑफ infatuation, Troy, and the other of the obligation. These things highlight her vulnerability to social pressure and her own emotional volatility. ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बताएंगे। जो कैरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर। गैब्रियल ऑफ द स्टोइक मोरल सेंटर। गैब्रियल ओक जो है, ही सर्व्स एज द नोवेल्स एथिकल एंकर। His name suggesting the strength of an oak and the gentlemanness of an angel. ठीक है, this thing reflects his role as a shepherd who survives through patience and adaptation. Gabriel represents the quiet love for hardy contrast with the destructive passion of her other suitors. His unwavering loyalty to Bathsheba, despite her dismissal of him, उसको रिजेक्ट कर देती है ना, is less about you can say that subservience and more about a profound, unshakable connection to the land and its cycle. He is the only character who maintains a harmonious relationship with nature, which ultimately grants him the stability that the others lack. थर्ड कैरेक्टर है हमारे विलियम बोल्डवुड, द ट्रेजेडी ऑफ रिप्रेशन। फार्मर बोल्डवुड जो हैं is a cautionary study of emotional extremity, a man of steeled passion, his sudden obsession with Bathsheba. This thing triggered by thoughtless Valentine. It reveals a brittle psyche. Okay, Boldwood's love is not affection, but a possession that borders on madness. पागलपन तक. He lacks Gabriel's resolution and Troy's charisma, leaving him
trapped in a cycle of hope and despair. His eventual descent into violence illustrate Hardy's critique of the Victorian idea of stoic gentleman. ठीक है. Then, beneath Boltwood's dignified exterior lies a volatile obsession that destroys his social standing और sanity. ठीक है, तो बोल्टवुड के बारे में भी आप बता देंगे. एक और कैरेक्टर है हमारा सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, द एजेंट ऑफ चार्ल्स. ट्रॉय जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं द fashing world of the superficial and the transient. As a soldier, he is disconnected from the agricultural rhythms of Wessex, bringing him with a destructive urban energy. His seduction for Bathsheba is a masterclass in manipulation, symbolized by the sword exercise. ठीक है, sword exercise scene में where he uses phallic power or physical intimidation to dazzle her. Troy's inability to commit to the land के लिए कमिट नहीं कर पाता ना, to Fanny Robbins और Bathsheba makes him the primary antagonist. He is the catalyst for the novel's tragedies, embodying the hollow allure or romance without the foundation of character. ठीक है, फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप बताएंगे कि द रेजोल्यूशन ऑफ द नॉवल विद द मैरिज ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ फेलोशिप ओवर पैशन. थ्रू these four characters, Hardy जो है he argues that survival in a changing world requires a balance of Bathsheba's spirit or Gabriel's endurance, while warning that the unchecked obsession of men like Boltwood and Troy leads only to ruin. That's it. Next हमारा question, discuss the allegorical significances of Tennyson's poem Morte the Earther. ठीक है, इसको हमें बताना है, एल्गोरिकल सिग्निफिकेंसेस बताने. तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि वाइल अल्फ्रेड लॉयल टेनिसन डिड नॉट राइट अ पोएम टाइटल सिंपली मोरल, बट ही एक्सप्लोर्ड द थीम ऑफ मोर्टेलिटी extensively through works that serve allegories of human experiences or social changes and personal grief. ठीक है. The allegorical significances of his major mortal themes can be broken down as follows. So first लिखेंगे हम The Soul and Victorian Society. So this poem, often analyzed for its allegorical depth, uses the death of King Arthur to represent broader themes like first हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, द स्ट्रगल सोल एंड विक्टोरियन सोसाइटी. फर्स्ट है द स्ट्रगल ऑफ द सोल. किंग आर्थर जो थे, किंग आर्थर इज फ्रीक्वेंटली इंटरप्रेटेड एज एन एलिगरी फॉर द ह्यूमन सोल. ओके, फॉर द आइडियल मैन, ह्यूमन सोल फॉर द ideal man struggling against a chaotic or sensory world, a changing social order. Arthur's famous line कौन सी थी? The old over the change, yielding place to new, allegorize the transition from medieval chivalry to the Victorian industrial era. So it emphasized that change is a constant, necessary and philosophical reality of moral existence. Okay, then monarchical ideal. Allegorically, Arthur serves a prototype of for a good monarch and projecting Queen Victoria as an ideal leader for her age.
नेक्स्ट लिखेंगे हम द कर्स ऑफ इमोर्टलिटी विदाउट यूथ। टेनिसन यूजेस द ग्रीक मिथ, ठीक है, ग्रीक मिथ ऑफ टिथोनस एज एन एलिगरी फॉर द मर्सी फॉर अ मॉर्टल डेथ। तो इसी में हम एक बता देंगे द डेंजर ऑफ अनचेक्ड प्रोसेस। Tithonus' eternal aging symbolize the consequences of unchecked Victorian progress and scientific advancement that may lead to undesirable या unnatural outcomes, ठीक है, acceptance of the natural order. This poem serves as a meditation on the fact that for mortal man, death is a kindly release and a necessary part of the natural circle. Grief and memory. Allegorically, the withered Tithonus alongside the eternally youthful mirrors the experience of a mourner. ठीक है, the survivor continues to age while the deceased, like Tennyson's friend Arthur Hallam, remains frozen in youth in the survivor's memory. The universal allegory of grief. While primarily a personal allegory for Arthur Hallam, its allegorical reach is vast. Okay, so the first point होगा the conflict of fate and science. This poem allegorizes the 19th century struggle between Christian faith and emerging scientific theories, okay, such as evolution or geology. This represented by the famous phrase nature red in tooth and claw. Okay, then the journey from despair to hope. The structure of the 133 cantos mirrors the human psychological journey from paralyzing grief to a higher spiritual understanding and transcendence. ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे हम कंक्लूजन और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।